इवैल्यूएशन होता क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इवैल्यूएशन जो है वो टीचर का भी होता है, स्टूडेंट का भी होता है। तो जैसे अगर आपने पढ़ाया और बच्चों ने उसको अच्छे से समझ लिया तो इसमें टीचर का इवैल्यूएशन भी अच्छा हुआ और बच्चे का भी। जैसे अचीवमेंट टेस्ट जो आपने ब्लूप्रिंट सब बनाया, सबने बहुत अच्छा बनाया है। अभी मैं पूरा देखी नहीं हूँ, एक एक करके देख रही हूँ। तो ये मेरा जो इवैल्यूएशन होगा ना, सो 100% ट्रू, 100% सही इवैल्यूएशन होगा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, मैं सफल हुई और आपने उसको अच्छे से बनाया, इसलिए आप भी सफल हुए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन बहुत सारे मेथड पेपर में आ सकता है, तो इसलिए इसको आप पूरा फुल मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं, इसलिए इस पे ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना, ये कि क्या क्या डिवाइस है, तो चूंकि हम लोग इसमें 2 तरह का टेस्ट होता है, वो आगे पढ़ेंगे। पहले हम जाने की इवैल्यूएशन क्या क्या तरह का स्कूल में होता है। तो मूल्यांकन जो स्कूल में होता है, पहला होता है, ये मतलब सीक्वेंस में नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने लिख लिया है कि कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है। तो एक इवैल्यूएशन होता है फॉर्मेटिव, जो हम लोग सब जानते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? जब हम कोई टॉपिक को पढ़ाने के बाद जब उसका टेस्ट लेते हैं तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। और ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो किस लिए होता है? ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है किसी को फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए। हर यूनिट को पढ़ाने के बाद जब हम यूनिट टेस्ट लेते हैं तो उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जब अभी था ना CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बहुत सारी साइंस वालों का है अभी भी शायद, तो मेरा एक वीडियो है इस पे भी बना हुआ। तो ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, उसमें क्या होता था कि 40% मार्क्स का वेटेज मिलता था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्लस 60% वेटेज मिलता था समेटिव इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है संरचनात्मक, समेटिव का मतलब होता है योगात्मक। तो संरचनात्मक मूल्यांकन करके बच्चों को तैयार किया जाता है फाइनल एग्जाम के लिए। हर यूनिट को पढ़ाने के बाद टेस्ट लेने से बच्चे उस टॉपिक पे, उस यूनिट पे कमांड कर पाते हैं और एनुअल एग्जाम में अच्छा करते हैं। दूसरा है समेटिव। सिंपल बता रहे हैं क्योंकि ये सब फिर आपको 4th सेमेस्टर में भी पढ़ना है, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है। तो समेटिव क्या हुआ? योगात्मक। समेटिव जो इवैल्यूएशन होता है, इसका रिजल्ट पास फेल होता है। फॉर्मेटिव में पास फेल नहीं होता है, यूनिट टेस्ट में कोई पास फेल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये फाइनल एग्जाम होता है। समेटिव आपका सेमेस्टर एग्जाम हो सकता है, एनुअल एग्जाम हो सकता है, हाफ ईयरली नहीं, जो आपका टर्मिनल इन नेचर है, मतलब पास फेल आपका डिसाइड करता है, जजमेंटल होता है, जो आपको आगे ले जाता है या फिर रोक के रखता है, तो वो इवैल्यूएशन होता है समेटिव। ये बोर्ड का एग्जाम, CBSE या एनुअल बोर्ड जो एग्जाम होता है या एनुअल एग्जाम जो स्कूल्स कंडक्ट कराते हैं, सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है। तीसरा है डायग्नोस्टिक। एक टीचर को आप स्कूल में जाएंगे या आपको तो किस किस तरह का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है? निदानात्मक। इसका अर्थ होता है निदानात्मक। ये निदानात्मक जो होता है, ये छात्रों को जब पढ़ते हैं वो, तो उनको क्या कठिनाई हो रही है, व्हाट डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग व्हाइल स्टडीइंग, वेदर इट इज मेंटल, वेदर इट इज फिजिकल, इमोशनल, और क्लासरूम बुलिंग, कुछ भी इस तरह का चीज जो कि बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। या तो फिजिकल है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, उनके बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिससे वो क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मेंटल में हो सकता है घर में डिस्टर्बेंस हो, घर से डिस्टर्ब आए हो, पेरेंट्स का झगड़ा हो, घर में कुछ ऐसा माहौल हो, तो मेंटल। फिर इमोशनल में क्या हो, घर में कोई नया बेबी आ गया, वो बच्चे को फिर कम अटेंशन मिल रहा हो, जो बच्चा आ रहा है वो अटेंशन सीकर हो, तो इस तरह का इमोशनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि उनको क्लास की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही हो, डिफिकल्टी जो क्लास में है वो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। एनालाइज द डिफिकल्टीज ऑफ लर्निंग, ये डायग्नोस्टिक होता है। तो अगर इसमें टीचर एज ए टीचर आपको क्या करना होगा, अगर मेडिकल है तो पेरेंट्स के साथ मिलके आप उनको कहेंगे कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिजिकल है तो भी चाहिए,
इमोशनल है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, आप उससे शेयर कर सकते हैं, उसको वो आप पर ट्रस्ट करके, आप पर भरोसा करके अपने दुख को शेयर कर सकता है, तो आप उसको हील अप कर सकते हैं। और अगर सीखने में तो रेमेडियल क्लास लेके उसको पढ़ा भी सकते हैं, अलग से उसको एक्स्ट्रा टीचिंग दे सकते हैं, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, इस तरह की क्लासेस। अगला है प्रोग्नोस्टिक। ठीक है, तो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो इवेल्युएशन होता है बच्चों का, ये सीनियर क्लास में जाने पर 10, 11, 12 ये सब में होता है कि आप किस एरिया में सक्सेस पाएंगे, स्टूडेंट किस एरिया में सक्सेसफुल होगा, उसका टेस्ट करना, असेस करना कि किस एरिया में वो सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। यहाँ पर हम टेस्ट बहुत डिटेल में नहीं जिक्र करेंगे क्योंकि टेस्ट का आपका साइकोलॉजी में एक पेपर है जिसमें सारी चीजें बताएंगी, सुजाता मैम शायद, और नहीं तो फिर कोई भी मैम बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग खाली टेस्ट के नाम जान जाएंगे कि क्या। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है उसमें क्या क्या होता है। क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिस टेस्ट को देने से, जिसमें आपका जैसा स्कोर होता है उससे पता चलता है कि आपकी एबिलिटी उस क्षेत्र में ज्यादा है, तो आपको फिर उस क्षेत्र को ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो ये 4 तरह के इवैल्यूएशन, सॉरी टेस्ट नहीं, इवैल्यूएशन, ये 4 तरह के मूल्यांकन टीचर्स करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं हम कि टेस्ट जो बनता है, टेस्ट 2 तरह का बनता है, इसलिए मैं इस सीक्वेंस में नहीं है। 2 तरह का टेस्ट बनता है। एक फॉर्मल टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। पहले इसको समझ लें तब फिर हम लोग, ये थोड़ा सा अलग है और टेक्निकल है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम आप नहीं बनाते, क्लासरूम में आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, वह टेस्ट होता है वो जो किसी मानक पर आधारित होता है और उसको जनरलाइज करके उसको अप्लाई किया जाता है। जैसे मोहसिन का इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सब जो आइजनेक का पर्सनालिटी टेस्ट है, ट्रेड थ्योरी, ये सब जो टेस्ट है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ये टेस्ट क्या होता है ना कि हम इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन करते हैं, बहुत सारे लोगों में चलाते हैं। तो इस तरह का जो टेस्ट बनता है तो इसका आइटम को सेलेक्ट करने में बहुत सावधानी रखना होता है। टेस्ट में क्या क्या चीज होनी चाहिए, एक अच्छे टेस्ट में क्या क्या चीज होता है, पहले इसको हम देखें। तो पहला चीज है टेस्ट में, सबसे पहला टेस्ट का रिक्वायरमेंट है रिलायबिलिटी। एक ये है क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, आप लिख लीजिए। क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट में सबसे पहला है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। क्यों? एक टेस्ट को विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब क्या हुआ? विश्वसनीयता का मतलब है कि वो टेस्ट कई बार किसी समय में, अलग अलग समय में एक ही व्यक्ति पर अगर कंडक्ट किया जाए तो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी तो वो टेस्ट रिलायबल होगा। हर बार अलग अलग देगा रिजल्ट तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ विश्वसनीयता। अभी हम लोग संक्षेप में पढ़ रहे हैं, सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में। ठीक है, तो विश्वसनीयता हमें ये बताता है, मान लीजिए कि आप पर कोई, हम अभी क्लास में करवाते हैं ये इंटेलिजेंस टेस्ट मोहसिन का। ठीक है, मोहसिन का इंटेलिजेंस टेस्ट कराया गया, आपका स्कोर आ गया 110। ठीक है, फिर हमने 3 महीना के बाद फिर से कंडक्ट कराया सेम टेस्ट आप पर। तो अगली बार आपका स्कोर अगर 80 आ जाए या फिर बढ़ के 160 आ जाए तो दोनों तो फिर गलत हो गया ना, तब तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं है क्योंकि हर बार वो अलग अलग स्कोर दे रहा है। लेकिन अगली बार भी वो 110 आया था तो 112 या 108 आए, मतलब 2-4 आगे पीछे रहे तो चलेगा, तब वो टेस्ट रिलायबल माना जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया रिलायबिलिटी। दूसरा है ये जो टेस्ट होता है, इसको फिर हम और बताएंगे। इसके आइटम्स को चुनने में जो होता है ना, बहुत ध्यान रखा जाता है। आइटम ऐसे सेलेक्ट होने चाहिए जो कि एक दूसरे में ओवरलैप ना करें। ओवरलैप करने का क्या मतलब है कि एक आइटम हमने एक क्वेश्चन दिया और दूसरा फिर उसी से जुलता दे दिया कि उसका आंसर पहले वाले से मिल जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट का क्वालिटी। दूसरा क्या है? दूसरा है वैलिडिटी। वैलिडिटी
का मतलब होता है वैधता, हम हिंदी में बोलते जा रहे हैं। तो वैधता, वैधता का क्या मतलब हुआ? वो ही टेस्ट वैध माना जाता है जब उसमें जो आइटम हुआ, मान लीजिए आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हम ले रहे हैं, तो उसमें जो भी आइटम है वो आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करने वाला क्वेश्चंस होना चाहिए, है ना। तो वो क्वेश्चंस अगर उसमें इंटेलिजेंस को टेस्ट करने वाला है तब तो वो टेस्ट वैलिड है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए बनाया गया है और उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको और आसानी से समझते हैं कि अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन बनाए हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट और मैथ्स का एप्टीट्यूड या मैथ्स का आपको देखना है, तो उसमें आइटम्स जो होने चाहिए वो मैथ्स के होने चाहिए। इंग्लिश का क्वेश्चन उसमें डाल देंगे तब तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये वैलिडिटी होती है कंटेंट वैलिडिटी, मतलब उसमें कंटेंट उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्शन उसका उसी तरह का होना चाहिए। तो बस अभी हम लोग संक्षेप में सब टर्म को समझ रहे हैं। तीसरी क्वालिटी है ऑब्जेक्टिविटी। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो हम लोग नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं उसको हम बताएंगे फिर। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि कोई भी टेस्ट जो बनता है, उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसका आंसर एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, उसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है, उसका एक ही आंसर होता है ना। तो वो टेस्ट जो है उसका आंसर एक होना चाहिए। कोई भी कहीं भी जांच करे वो वही जांच करेगा, उसको वही आंसर मिलेगा। वो आंसर शीट सबके लिए सर्कुलेट होगा और सेम आंसर शीट होगा, तो वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। फिर चौथा है यूटिलिटी। कोई भी टेस्ट जो बनता है उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं टाइम पास के लिए, तो यूटिलिटी। फिर अगला है, इसी में यहां पर लिख रहे हैं पांचवा पॉइंट है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब है कि व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब व्यवहारिक का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल, जो चीजें दुनिया में दिखती हैं उस तरह के आइटम्स होने चाहिए, क्वेश्चंस होने से। आइटम्स क्वेश्चंस को बोलते हैं। तो जो भी टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे वो व्यवहारिक होने चाहिए, सैद्धांतिक नहीं। और डिस्क्रिमिनेशन, छठा है डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम हिंदी में विभेदीकरण कहते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो कि छात्रों में डिस्क्रिमिनेट करे कि जीनियस कौन है, एवरेज कौन है, बिलो एवरेज कौन है, जिसका इंटेलिजेंस किसका बिलो एवरेज है। तो इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरह का सेट होता है, मैंने पहले भी बताया था कि मेजोरिटी क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज क्वेश्चन होते हैं 68%, एंड उसमें फिर 14% मोर, मतलब लमसम ले लो तो 14% बिलो एवरेज के लिए होते हैं और 14% अबव एवरेज के लिए। तो टोटल 68% होता है एवरेज के लिए, 14% बिलो एवरेज के लिए, ये एवरेज के लिए, बिलो एवरेज के लिए, और 14% अबव एवरेज के लिए। तभी तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको डिस्क्रिमिनेट करेगा बच्चों में कि कौन तेज है, कौन बहुत तेज है। इस तरह का चीज करने के लिए क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन, हम इस तरह से क्वेश्चन का बंटवारा करते हैं। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं डाल सकते, सारे क्वेश्चन इजी नहीं डाल सकते, एंड सारे क्वेश्चंस हम एवरेज नहीं डाल सकते। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट की विशेषता हुई। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो हम बना नहीं सकते, क्योंकि उसके जो भी कैलकुलेशन होते हैं, और उसके बाद जब टेस्ट बनता है ना तो फिर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल चेक किया जाता है। जैसे टेस्ट बन गया, अब उस टेस्ट को पायलट स्टडी कराया जाता है। देखो एक नया वर्ड ये भी सीखो, पायलट स्टडी। अभी यहाँ काम नहीं आएगा तो आपका कंपटीशन में काम आएगा। पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट स्टडी होता है जो कोई चीज आप बनाए, नया काम किया, कोई प्रोजेक्ट, कोरोना का वैक्सीन बना, उसका पहले पायलट स्टडी होगा। मतलब कुछ थोड़े से लोगों में डाल के दिया जाएगा, इसको वैक्सीन को देखा जाएगा और उसका रिजल्ट को देखा जाएगा, उसके बाद फिर उसको जनरल किया जाएगा। सो दैट इज कि टेस्ट बन गया स्टैंडर्डाइज टेस्ट, फिर इसका हम एक छोटे से ग्रुप पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बाहर, फिर उसका हम क्या देखेंगे, इम्प्लीमेंट किए पायलट स्टडी में, फिर उसका डिफिकल्टी लेवल चेक करेंगे। डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, क्या क्या चेक करेंगे हम, इसका डिफिकल्टी लेवल कि
कितने लोग उसको कर पा रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। डिफिकल्टी लेवल चेक करके अगर मान लो कोई नहीं सॉल्व कर पाया तब तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर हमको क्वेश्चन को चेंज करना होगा, हर आइटम को एनालाइज करना होगा, उसका फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो वो सारी चीजें हैं। तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हमें ये डिटेल में स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपको बनाने को भी मिलेगा और बताना भी पड़ेगा। तो ये एमएड का कोर्स है, ठीक है। और हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं इनफॉर्मल टेस्ट, जो आपने बनाया अचीवमेंट टेस्ट, दैट इज टीचर मेड टेस्ट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने जो क्लास में पढ़ाया उसको टेस्ट करना, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि अब जो टेस्ट हम बना रहे हैं ना, जो टेस्ट हम बनाते हैं तो हमारा कुछ नॉर्म होता है, एज का, ग्रेड का, सेक्स का भी नॉर्म कर सकते हैं, लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए है ये, और इनकम ग्रुप भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह का नॉर्म, मानक तय कर लेंगे और हम टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपका टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट आता है, तो क्रिएटिविटी वगैरह का या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का जो बना बनाया टेस्ट आता है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट आता है, उसमें मानक होता है, इकोनॉमिक कंडीशन होता है, या सेक्स होता है, और एज होता है, ग्रेड होता है, किस क्लास के लिए टेस्ट है, किस सिद्धांत के लिए नॉर्म, ये सारा चीज नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है। तो अब हमारा क्या करना है कि इवेल्युएशन का स्कीम, क्या स्कीम है, कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, टीचर्स कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएशन कहाँ कहाँ करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट का करते हैं कि किस तरह का फिजिकली फिट है कि नहीं, तो इसके लिए हमारा चार्ट बनता है, हेल्थ रिकॉर्ड बनता है, उसके लिए डॉक्टर्स आते हैं, सारी चीजें आती हैं। फिर कैरेक्टर का इवेल्युएशन, वो तो आपके बिहेवियर और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलता है, वो तो ओवरऑल आपका बिहेवियर और आपका रेपुटेशन ये सब देख के होता है। फिर इवेल्युएशन ऑफ स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट, मतलब शिक्षा से संबंधी उपलब्धियों का इवेल्युएशन, और एक इवेल्युएशन होता है सोशल डेवलपमेंट का, सामाजिक विकास कैसा हुआ। सामाजिक विकास को जांचने के लिए हमारे पास कौन कौन सा चीज होता है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। इसमें क्या होता है कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक से हम, अभी इधर हम बाद में आएंगे, सोशियोमेट्रिक टेक्निक में है कि आप कितने सोशल हैं। क्लास में देखा जाएगा, आपका क्लास में पूछा जाएगा बच्चों से, कितने बच्चे आपके साथ रहना पसंद करते हैं, कितने आपके बगल में बैठना पसंद करते हैं। इस तरह की चीजों को जब हम कहते हैं, ये सोशियोमेट्रिक टेक्निक होता है। क्लास में वोट लिया जाएगा मॉनिटर बनाने के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो कितना लोग आपका समर्थन करते हैं। तो ये है सोशल डेवलपमेंट। या फिर किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी हो रही है, सोशल एक्टिविटी, कोई भी चीज हो रहा है, कम्युनिटी लंच हो रहा है, एक्सकर्शन हो रहा है, तो इसमें आपका अप्रोच या आपका रोल क्या होता है, उससे आपका सोशल डेवलपमेंट पता चलता है, ठीक है। अब और स्कॉलिस्टिक में हम क्या करते हैं, दो तरह का इवेल्युएशन करते हैं। एक तो शिक्षा संबंधी, एक स्किल, क्या क्या सीखा आपने, स्किल्स क्या क्या डेवलप किया, और एकेडमिक में क्या अचीव किया। तो एकेडमिक को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल और डेली वर्क, दैट इज होमवर्क जिसको हम कहते हैं। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है कि रिटन टेस्ट में हम लिखा हुआ टेस्ट में बहुत सारी चीजें रखते हैं। ऐसे टाइप का टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है। तो ऐसे टाइप का टेस्ट में क्या होता है, पहले इस पूरे टेस्ट का टाइप्स देख लेते हैं, फिर एक एक को हम डील करेंगे। तो ऐसे टाइप का टेस्ट हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट बहुत तरह का होता है। इसमें क्या क्या है, रिकॉग्निशन टाइप की, कुछ फोटो दिखा दिया गया कुछ, तो उसको रिकॉग्नाइज करो, पिक्चर्स वाला दे दिया गया। अब बच्चे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, छोटे बच्चों को फ्रूट्स दे दिया गया, फ्लावर्स दे दिया गया, वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बड़े लोगों को मॉन्यूमेंट्स और वगैरह, कहीं का किसी का ये आपको डायलॉग सुनाया गया, किसी फिल्म का डायलॉग सुनाया गया, किसी लीडर का स्पीच सुनाया गया, इस तरह से आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जाता है। तो ये हुआ उस तरह का टेस्ट। रिकॉल टाइप का टेस्ट में क्या होता है कि आप याद करके बताते हैं, सिंपल रिकॉल, वेयर इज ताजमहल, वेयर इज कुतुब मीनार, इस टाइप का सिंपल रिकॉल। और एक होता है दूसरा रिकॉल कंप्लीशन, कि आधा सेंटेंस दिया हुआ है, आधा आपको कंप्लीट करना है, तो वो भी रिकॉल टाइप का होता है। और रिकॉग्निशन टाइप का
जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज होता है, उसमें बहुत सारा अल्टरनेटिव दिया हुआ होता है, उसमें सही अल्टरनेटिव आपको चुनना होता है। फिर होता है एक मल्टी एमसीक्यू जिसको कहते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसका एक आंसर होता है, वो बनाना, या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। फिर मैचिंग, इधर लिखा हुआ है जगह, इधर लिखा हुआ है वहां का की राजधानी, कुछ भी हो सकता है, तो आपको मैच करना है। फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करना किसी चीज को, मतलब मान लीजिए 4 चीज दिया हुआ है, उसमें एक चीज उस ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, तो ऑड आउट, फाइंड द ऑड आउट, और उसके बाद ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस देने के लिए आप फ्री हैं जब आप क्वेश्चन सेट करते हैं इनफॉर्मल टीचर मेड टेस्ट टाइप का। तो ऐसे टाइप का जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि क्या जांचते हैं हम, एक्सप्रेशन कैपेसिटी, बच्चों की अभिव्यक्ति की क्षमता। तो एक्सप्रेशन किस तरह का है, वो खुला है, या फिर इसमें हम या तो ओपन कर देते हैं कि जितना मन उतना लिखो, ये 2 तरह का होता है, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड। ओपन में क्या है कि पूरा फ्रीडम दिया हुआ है, जितना मन जितना पेज लिखो। क्लोज में हमने बैरियर लगा दिया, 100 वर्ड्स में लिखो, लिमिटेशन। तो इससे क्या होगा कि ये हम दोनों तरह का जांच कर सकते हैं, एक तो खुली अभिव्यक्ति वो कितना एक्सप्रेस कर सकता है, और जब हम उसको वर्ड से लिमिट कर देते हैं, जब क्लोज कर देते हैं, तो वो क्या करता है कि वो कितना कॉन्साइज और कितना प्रिसाइज लिख सकता है, ये जांचते हैं कि वो बातें बनाता है या एक ही बात को रिपीट करता हुआ चला जाता है। ये सारी चीजें जांच हो जाती है। तो ये जो ऐसे टाइप का टेस्ट होता है वो इकोनॉमिकल होता है। क्यों? क्योंकि एक बार क्वेश्चन दे दिया है, सब बच्चे उसको लिख लिए, इसको कंडक्ट कराने में बहुत मेहनत नहीं होती है, बहुत ज्यादा खर्च और परिश्रम नहीं होता, और ये पूरे ग्रुप का कोई क्लास में टेस्ट लेने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये इट टेक्स टाइम। क्यों? एक तो लिखने में 3 घंटे का, ऊपर से जांचने में तो अच्छे से जांचते भी नहीं है टीचर्स, एक लाइन पढ़ते हैं क्या, नहीं, बच्चे भी कहीं से पढ़ के आते हैं, ये मतलब इसमें रिलायबल नहीं होता है, कहीं से रट के आके लिख दिए, अपना ओपिनियन नहीं देते। ऐसे टाइप में अगर हम चाहें कि उनका वो अपना ओपिनियन जाने, तो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे अपना ओपिनियन दें, वो नेट का ओपिनियन ले आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है उसमें कोई फ्रीडम नहीं होता है आंसर करने का, क्योंकि उसका आंसर फिक्स होता है, सही या गलत। आपने सही टिक किया तो सही, अदरवाइज गलत। तो इसमें क्या है कि पूरे सिलेबस को कवर करता है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वही बच्चा अच्छा कर सकता है जो थॉरो पढ़ता है, पूरी बुक को पढ़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। और एनसीईआरटी की बुक में तो हर लाइन में 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये चेक करना आसान है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर से भी चेक हो सकता है, और इसका आंसर रिलायबल होता है। यहाँ पर ना कोई टीचर बायस्ड हो सकता है, ना कोई मतलब एक्स्ट्रा नंबर दे सकता है। लेकिन इस टेस्ट को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जब हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं तो हम बच्चे का एक्सप्रेशन नहीं जज कर पाते। तो केवल टिक कर दिया, वो तो अंदाज से भी कर सकता है, गेस वर्क भी कर सकता है, कहते हैं ना तुक्का मारना। तो इसमें तुक्का मारने की बहुत गुंजाइश होती है, और इसमें टाइम लिमिट होता है, क्योंकि बच्चा सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो ज्यादा टाइम देकर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगर करता है तो बाकी के क्वेश्चंस उससे छूट जाते हैं। तो ये सारा तो हमने देखा। अब क्वेश्चंस जो होते हैं ऐसे टाइप का, एक तो लॉन्ग ऐसे हो गया, फिर शॉर्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है जिसमें 7-8 पॉइंट लिखे हैं, फिर उससे वेरी शॉर्ट ऐसे में तो 3-4 पॉइंट, 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो भी शॉर्ट आंसर ही कहें इसको। और शॉर्ट आंसर में थोड़े पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। तो सीबीएसई का जो करिकुलम होता है, सीबीएसई का जो पैटर्न होता है ना एग्जाम का, उसमें पॉइंट्स जब टीचर नंबर कैसे देंगे, अगर 4 पॉइंट लिखना है तो टीचर्स के पास जो आंसर के लिए चेक करने के लिए जो आता है शीट ना इवेल्युएशन के लिए, उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं 8-10। मान लो 4 पॉइंट पूछा गया है तो 8 या 10 ऑप्शंस उनके पास पॉइंट्स होते हैं। तो उन 10 पॉइंट से अगर किसने 4 लिखा है तो इसलिए 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए सीबीएसई में 100 नंबर आता है। समझ में आया कैसे आता है? क्योंकि वो टीचर्स के पास ऑप्शंस रहता है।
कि 4 लिखना है, टीचर्स के पास 10 ऑप्शंस आंसर के आए हुए हैं कि इन 10 में से कोई भी 4 लिखेगा तो उसको फुल मार्क्स देना है। तो इस तरह से पूरे मार्क्स आ जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इवेल्युएशन के ये तो हो गए क्वांटिटेटिव मीन्स जिसमें क्वेश्चन दिए, अचीवमेंट टेस्ट देख के क्वेश्चन देखकर हमने क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर दिया नंबर देके। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रेट हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको हम कैसे असेस करेंगे? टीचर को तो करना सब है इवेल्युएशन। तो एक तो है इंटेलिजेंस, आकृतियां दिखाई जाती हैं और उन आकृतियों को देखकर जो व्यक्ति जिस एस्पेक्ट पे ज्यादा जोर देता है उससे उसकी पर्सनैलिटी का वो पक्ष उजागर होता है। क्लियर? दूसरा है TAT, थेमेटिक एपर्सन टेस्ट। इसमें क्या है कि आपको पिक्चर दिखाया जाता है, छोटा पिक्चर दिया जाता है, कुछ थीम दिया जाता है, उसमें आपको स्टोरीज लिखनी होती है। तो थीम दिया हुआ है, इसको थेमेटिक एपर्सेप्शन, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या है कि अब हर व्यक्ति को कोई भी कहानी दे दीजिए ना, कोई उसको सुखांत एंड करेगा, कोई उसका दुखांत एंड करेगा, कोई कंफ्यूज रहेगा, बीच में ही छोड़ देगा। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग तरह से उस कहानी को एंड करेगा या उसके बारे में लिखेगा। तो जो व्यक्ति जिस तरह से लिखेगा उसका पर्सनालिटी का असेसमेंट उसके लिखे हुए टर्म्स पे या जो लिखेगा उसके स्टेटमेंट से उसको जज किया जाएगा। सो दैट इज थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है। फिर है वर्ड कंप्लीशन टेस्ट। ठीक है, वर्ड कंप्लीशन या वर्ड परसेप्शन भी टेस्ट है शायद। तो उसमें क्या होता है ना कि एक वर्ड हमने कहा, आपको तुरंत उससे रिलेटेड वर्ड बोलना होता है, तुरंत। तो आपने कितना टाइम लगाया बोलने में, बोलने में कितना जल्दी बोला, कितना देर लगाया, वर्ड बोला जो नेगेटिव बोला या पॉजिटिव बोला, ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बताएंगी। सिंपल उदाहरण, मैंने कहा येलो, आपने तुरंत बोलना है। अभी किसी ने कह दिया डैफोडिल, किसी ने कहा टर्मरिक, किसी ने कहा जॉन्डिस। यू असेस, तीनों को जज करो पर्सनैलिटी में किसका नेगेटिव है। जिसने जॉन्डिस कहा है ना, क्यों? क्योंकि उसकी सोच बीमारी से जुड़ गई। एक को खूबसूरती, एक को पायसनेस। जिसने टर्मरिक कहा उसने पवित्रता का बात की। जिसने डैफोडिल कहा उसने फ्लावर, ब्यूटी। रेड बोलो, रेड में किसी ने कहा ब्लड, किसी ने कहा वर्मिलियन रेड, किसी ने रोज कहा। तो इस तरह से हर कोई अलग अलग बोलेगा, है ना। तो रेड कोई जरूरी नहीं कि केवल कलर ही बोला जाए, कोई भी वर्ड बोले हम, और उससे आपको रिलेटेड वर्ड कितना जल्दी आप बोलते हो। अगर आप टाइम लेते हो तब फिर आपका पर्सनैलिटी का होगा कि थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, आप तुरंत आंसर नहीं करते, ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो ये अभी तो मैं रिजल्ट नहीं बता रही हूँ, एसेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरह की चीजें। फिर होता है कार्टून। कार्टून में क्या हुआ कि बहुत सारे कार्टून बने होते हैं जो एक दूसरे से की तरफ मुखातिब होते हैं, वो आपको दिया जाता है और यू हैव टू मेक स्टोरी की व्हाट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो इससे भी आपके पर्सनालिटी का पता चलेगा, आप किस तरह की बातें लिखते हो, क्या उसके बारे में सोचते हो, किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो। ये हुआ। फिर पिक्चर अरेंजमेंट। एक होता है पिक्चर अरेंजमेंट, आपको पिक्चर दे दिया गया, अरेंज करके ही दिया गया, अब उसको कहेगा कि रीअरेंज करो। तो आप जिस तरह से अरेंज करोगे उससे भी आपके व्यक्तित्व के लक्षणों का पता चलेगा। सो दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी ट्रेस्ट। इससे भी आपके व्यक्तित्व का, इससे भी आपका मूल्यांकन हो रहा है। फिर है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल, कथ्यात्मक, इसको हम बोलते हैं कथ्यात्मक रिकॉर्ड। अब इसमें क्या होता है ना कि क्लास में टीचर क्या करते हैं कि बच्चे क्या बोलते हैं, किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। आप जा रहे हो सरकारी स्कूल में तो आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे अजीब तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, कुछ पढ़ने वाले अलग तरह के। तो ये जो रिकॉर्ड होता है ना, टीचर नोट करते जाते हैं, टीचर नोट करते हैं और वो रिकॉर्ड्स मतलब पूरे क्लास में साल भर का रिकॉर्ड देख के फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि किस तरह का बच्चा है।
ठीक है, उसका रिकॉर्ड को नोट करके कि हर तरह की क्लास में वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बातें करता है, उस बात से उसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया जाता है। फिर है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में बच्चों को कहा जाता है कि खुद के बारे में लिखो। ठीक है, खुद के बारे में बच्चे लिखते हैं, कोई बहुत बड़ा ही अपनी लिखता है, कोई कुछ नहीं लिख पाता है, कोई सिंपल लिखता है, इससे भी उनका मूल्यांकन होता है। कोई बोस्टर होता है, बहुत बड़ा बोलापन होता है, तो ये सारी चीजें पता चलती है। फिर रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है कि इसको हम लिकर्ट स्केल भी कहते हैं। इसमें 5 तरह का स्केल होता है। किसी भी चीज में पूछा जाता है कंप्लीटली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, एग्री एंड कंप्लीटली एग्री, इस तरह का 5 तरह का स्केल में उनको अपने किसी भी बात को ये करना होता है, रेटिंग करना होता है ना। तो रेटिंग करने के लिए आप जैसे फ्लिपकार्ट से बहुत सारे सामान मंगाते हो ना, तो आपको रेट करने के लिए आता है, बोलता है ना फीडबैक दे दीजिएगा। जब आप फीडबैक देने जाते हो तो अब 1 2 3 4 5 पॉइंट रहता है, गुड, वेरी गुड, बैड, पुअर, इस तरह की। तो ये है रेटिंग स्केल। तो ये बच्चों से रेटिंग स्केल भी टीचर भी करते हैं, उनका रेटिंग करते रहते हैं, या बच्चों से भी कहा जाता है कि इस चीज में तुम खुद को रेट करो, तो इससे भी उनका इवेल्युएशन होता है। फिर आता है केस स्टडी। केस स्टडी में बच्चे की केस स्टडी को किया जाता है, उसमें पेरेंट्स की भी मदद ली जाती है और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है। तो उसका जन्म से लेके सब चीज को लाया जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, उसके केस में ये बहुत मददगार होता है। ठीक है, उसका मूल्यांकन करने में कि उसकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो उसके केस स्टडी को देखते कि जन्म के समय से लेकर उसके बर्थ, मतलब बिफोर बर्थ, माँ के पेट में था तब माँ को क्या टेंशन झेलना पड़ा, या माँ परेशान थी, उससे तो उसके मेंटल स्टेट पर नहीं असर पड़ा। उसकी डिलीवरी का प्रोसेस जो था, उससे तो उसकी ब्रेन पर असर नहीं पड़ा। फोर्सेप डिलीवरी से उसका ब्रेन का कोई नस तो नहीं दब गया, उसको बहुत स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ा। बहुत बार क्या करते हैं ना डॉक्टर, कि बहुत वेट वाला बच्चा को भी नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन सफर कर जाता है, फिर वो बच्चा बाद में नॉर्मल नहीं होता। तो बहुत मामलों में सिजेरियन डिलीवरी सेफ होता है। उसमें बच्चा क्या होता है कि एकदम आराम से आता है, निकल जाता है माँ के पेट से, और उसका दिमाग का सारा चीज सही रहता है, वो तेज होता है बच्चा। ये है कि वो स्ट्रगल नहीं कर पाता बाद के लाइफ में, लेकिन वो इंटेलिजेंट होता है, शार्प होता है। तो ये सारी चीजों को आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि आपको मतलब जबरदस्ती करके जो डिलीवरी होता है उसको चेक कराइए, घर में किसी को भी रोकिए, ताकि बच्चे का सही। बहुत सारे बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं, रिटार्डेड इन द सेंस कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कम हुआ, बस ये फोर्स डिलीवरी की वजह से। तो ये चीजें हैं। तो केस स्टडी में हम ये सारी चीजों को देखते हैं। फिर घर का माहौल कैसा है, पेरेंट्स का रिलेशन कैसा है, भाई बहन का कैसा है, बच्चे कितने हैं, ज्वाइंट फैमिली है, बुलिंग करता है, घर में स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी, ये सारी चीजें केस स्टडी से पता चलता है। तब बच्चे की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है। फिर है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 2 तरह का, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, आप लोग डिटेल में सब पढ़ेंगे, एंड ओपन। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है वो उसमें क्वेश्चन आयर पहले से बना होता है। जो इंटरव्यू लेता है ना, वो क्वेश्चन लिख के बैठा रहता है पहले से कि इतना क्वेश्चन मुझे पूछना है। तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए ये स्ट्रक्चर्ड मतलब क्वेश्चन, रेडीमेड क्वेश्चन के साथ इंटरव्यू हो गया और उसका असेसमेंट हो गया, उसका इवैल्यूएशन हो गया। और ओपन इंटरव्यू में क्या है कि सामने ही बैठ के बातें करते जाते हैं और क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो ये होता है ओपन इंटरव्यू। इससे भी इवैल्यूएशन होता है। जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं और अगर वो फ्री होके आपसे बात करता है, तो उसके बारे में आपको बहुत चीज पता चलता है, तो आप उसका मूल्यांकन आसानी से कर पाते हैं। फिर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, निरीक्षण जिसको हम कहते हैं, इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, निरीक्षण करना। एक होता है कि आप बता के निरीक्षण कर रहे हैं कि मैं आप पर वॉच कर रहा हूं, तो उसका बिहेवियर जो होगा वो फ्री नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तब वो सजग हो जाएगा। और आप बिना बताए जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्लास में कैसे बिहेव कर रहा है, ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहा है, प्लेग्राउंड में कैसे बिहेव कर रहा है, असेंबली में कैसे बिहेव कर रहा है, तो इस तरह से आप उसका ऑब्जर्वेशन करके उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है। अंत में हो गया क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड।
हम उसकी सारी चीजों का रिकॉर्ड करते जाते हैं। रिकॉर्ड करना मतलब वो जब से स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका हेल्थ, उसका बिहेवियर, उसका अचीवमेंट, सारी चीजों का रिकॉर्ड, संचयी इसको बोलते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब संचयी रिकॉर्ड। इसमें जब से वो पढ़ रहा है और जब तक स्कूल में पढ़ेगा उसका रिकॉर्ड जमा होता जाएगा। तो अचानक से किसी बच्चे को अगर समस्या होती है तो उसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड निकाल के देखा जाता है, तब इवेल्युएट किया जाता है कि नहीं ये तो अच्छा कर रहा था, अचानक से इसके साथ क्या समस्या हुई, फिर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई आपका, हो गई इवेल्युएशन का डिवाइस या टेस्ट डिवाइस जो आपके सिलेबस में है, हर के सिलेबस में है कि कैसे इवेल्युएशन करना है और कैसे डिवाइस, किस किस डिवाइस से हम बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे। तो चूंकि दो तरह का है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, स्कूल में जब हम इवेल्युएशन करेंगे तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट से नहीं करेंगे, हम इनफॉर्मल या टीचर मेड टेस्ट से करेंगे। और ये टेक्निक स्कूल में अपनाए जाते हैं बच्चों का इवेल्युएशन करने का। सारा क्लियर है? कोई डाउट है कोई? नो मैम। तो मैं फिनिश करूं? अच्छा एक चीज और सुनो, टेक्निक्स पर क्वेश्चन आता है, मैंने एक वीडियो बनाया है टेक्निक पर। कहोगे तो क्लास ले लूंगी, नहीं तो वीडियो डाल देती हूँ। टेक्निक्स पढ़ लेना, टेक्निक्स क्या क्या है सो देख लो। 5 टेक्निक्स का क्वेश्चन आया था, 2 बार आया है कि राइट 5 टेक्निक्स। तो पहला टेक्निक्स में हम बता दें, पहला टेक्निक है असाइनमेंट, जिसमें कि असाइनमेंट दिया जाता है बच्चों को ताकि वो उसमें मेहनत करें, सीखें। हम केवल अभी नाम बता रहे हैं, असाइनमेंट। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि मैं पहले भी बताई हूँ कि कोई एक इश्यू को थ्रो किया जाता है और उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आइडियाज देते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए टेक्निक ऑफ टीचिंग कि क्लास में टीचर आया, एक क्वेश्चन थ्रो कर दिया, अब सारे बच्चे अपने अपनी बात बता रहे हैं और सबकी बात सुनी जाती है और नोट की जाती है, सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कोई बच्चे की बात को मजाक नहीं उड़ाया जाता है और उसको नोट करने के बाद जो सबसे सुटेबल आइडिया होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग में 5 अभी आपको इम्पोर्टेंट बता दे रही हूँ। फिर तीसरा है सेमिनार। सेमिनार में क्या करते हैं, कोई सब्जेक्ट दिया जाता है, उस पर आपको पेपर तैयार करना होता है। एक सब्जेक्ट होता है, उसके कई थीम होते हैं जिसको हम सब थीम कहते हैं, थीम के साथ सब थीम। और आपको किसी भी थीम पर अपना पेपर प्रेजेंट करना होता है, कम से कम 3000 वर्ड्स होने चाहिए और 5 मिनट का समय दिया जाता है आपको अपना पेपर पढ़ने का। वहाँ पर एक्सपर्ट्स आते हैं और हर सब थीम के एक एक्सपर्ट होते हैं जिसे की नोट स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, तो की नोट स्पीकर उस पर प्रकाश डालते हैं। जब आप अपना पेपर प्रेजेंट कर देते हो तो सबका वो बताते हैं, सबका ये कंक्लूजन, और उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके पेपर पर। तो ये हुआ सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, बड़े बड़े वक्ताओं से मिलने का, उनकी बातों को सुनने का, अपने ज्ञान बढ़ाने का। ठीक है, दूसरा है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन 4 से 8 आदमी लोग को बुलाया जाता है, आप देखते होंगे टीवी में, और उन्हें स्टेज पर बिठाया जाता है। वो अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और किसी टॉपिक पर उनसे डिस्कस किया जाता है। आजकल कोरोना पर, वैक्सीन पे बहुत हो रहा है पैनल डिस्कशन। और उसके बाद वो अपना एक्सपर्ट जो होता है, जो चेयर पर्सन होता है, वो पूरे डिस्कशन को सुनने के बाद अपनी राय सबके सम्मुख रखता है। ये हुआ। तीसरा है सिंपोजियम। सिंपोजियम में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है ना, वो अपना पेपर प्रेजेंट करता है, वो साइंटिफिक होता है, वो अपना पेपर प्रेजेंट करके और उसने क्या खोज की इसके बारे में बताता है। ठीक है, फिर है सिंपोजियम के बाद वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है कि आपको करना भी सिखाया जाता है, मतलब पहले सिखाया जाता है फिर कराया जाता है। सपोज कि आपको चार्ट पेपर का वर्कशॉप हम लोग कॉलेज में कराते हैं, तो पहले आप लोग को दिखाया जाता है कि कैसे चार्ट बनता है, हम लोग बना के दिखाते हैं, फिर आपसे बनवाते हैं। तो ये वर्कशॉप 1 दिन का भी हो सकता है और 3 दिन का भी होता है। तो इसे हम कहते हैं वर्कशॉप, जहाँ पर कि हैंड और मोटर स्किल का भी काम होता है और सीखना, लर्निंग विथ स्किल, ये दोनों चीज होता है। फिर एक होता है डिबेट। डिबेट में क्या होता है, कोई टॉपिक दिया जाता है जिसमें 2 पक्ष होते हैं, आप एक ही क्लास के 2 बच्चे 2 पक्ष में अपनी अपनी राय रखते हैं। ठीक है, और एक फॉर में बोलता है, एक अगेंस्ट में बोलता है। लेकिन डिबेट की
खासियत क्या होनी चाहिए कि दोनों अपनी अपनी राय रखें, लेकिन आपस में जूझ ना पड़े, झगड़ा ना करें। मतलब बहुत ही पॉजिटिव वे में दोनों एक अपनी राय रखें और उसके बाद उस राय को लोग सुने और उससे सहमत या असहमत हो। तो ये मैंने केवल बता दिया ये सारा चीज। इससे और भी कुछ ज्यादा टॉपिक है, उस वीडियो में मैं वो वीडियो शेयर कर दे रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। फिर अब देखती हूँ मैं कि अगला कौन सा टॉपिक लूँ। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, फिर भी आप मुझे लिख के देंगे गूगल क्लास में अगर कुछ चाहिए होगा तो, और मैं सबका चेक करूंगी। इट विल टेक टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।